नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए ईवीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बावड़ियों यानी कि सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियां हैं। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ये और बी सही हैं, जबकि सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। आपको ये बताना है इसमें ऐसा कौन सा पौधा है जो बिना बीज के उगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, फर्न। फर्न ऐसे पौधे हैं जिनमें फूल या बीज नहीं होते हैं। इनमें जड़, तना और पत्तियां होती हैं। फर्न मांस आदि बीज रहित संवहनी पौधे हैं जो बीजाणुओं के साथ प्रजनन करते हैं और नम वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती है। आपको ये बताना है संथाली और कुडुख भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो इसका कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड। भारत में करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली ऑस्ट्रो-ऑस्ट्रिक परिवार की एक शाखा से जुड़ी भाषा है। इसमें लगभग 60 लाख लोग भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में बोलते हैं। भारत में ज़्यादातर संथाली भाषा का प्रयोग झारखंड, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में होता है। कुडुख किसान आदिवासी लोगों की जनजातीय आबादी में बोली जाने वाली भाषा है। यह जनजाति झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संथाली और कुडुख भाषा मुख्य रूप से झारखंड राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, झूम खेती है। झूम किस प्रकार की खेती है? काटो और जलाओ। झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है। ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे सामान्य प्रकार की कृषि पद्धति है। इसे काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती में फसल काटने के कुछ वर्षों के लिए भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। खेती करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है और अवशिष्ट को जलाकर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सोच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिल कर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टेलर बर्ड यानी कि दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? जंतु परागण बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, चमगादड़। चमगादड़ों द्वारा परागण को चिरोपेटेरोफिली कहा जाता है। रेगिस्तानों में चमगादड़ अक्सर रातकालीन फूलों जैसे एगेओ और मॉर्निंग ग्लोरी के परागवाहक होते हैं। यह फूल आमतौर पर बड़े, सफ़ेद और हल्के रंग के होते हैं, जिससे उन्हें रात में उनके अंधेरे परिवेश से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश की विरासत और संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है। आपको बताना पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की कला है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, जामदानी। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। इसी कला में पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप जामदनी है। जामदनी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर हथकरघे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। यह मुगल साम्राज्य के दौरान लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः 3 माह की आयु के बच्चे का भार लगभग 1 कुंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करती है, वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हाथनियाँ और बच्चे रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। किसी झुंड में 20 से 25 हाथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इसमें सही कथन है। आपको बताना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी, बी और सी केवल सही हो जाएंगे। कौन कौन? बी और सी। यानी कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। और सी नंबर क्या है? हाथियों के झुंड में मुख्यतः हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियाँ नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। जहां आप इन्हें देख सकते हैं, क्या है? जोहार, बावड़ी और झील। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वो कौन सा खेल खेलते हैं? नीरज चोपड़ा कौन सा खेलते हैं? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। घटपर्णी, जिसको निफेंथिस पौधा कहते हैं, पौधा चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पे पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। घटपर्णी, जिसे निफेंथिस पौधा कहते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं, जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में भी जाना जाता है। ये पौधे चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाते हैं। हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीन से ग्रस्त है, रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है, का समान हीमोग्लोबिन स्तर है, कि लाल रक्त कोशिका की गणना सामान्य है। कौन सा हो जाएगा? बी और सी, यानी कि रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है और रवि है का समान हीमोग्लोबिन स्तर है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा? बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, पीटी उषा वेट लिफ्टिंग खेलती हैं, या के मल्लेश्वरी एथलेटिक्स हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से सही है। तो कौन सा हो जाएगा? साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यानी कि साइना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, साइना नेहवाल हैं, वो बैडमिंटन खेलती हैं। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल चर्चा करते हैं। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अन्य दिए गए खिलाड़ी व उनका संबंधित खेल निम्न है। सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। पीटी उषा एथलेटिक्स हैं। और के मल्लेश्वरी ये क्या खेलती हैं? ये भारोत्तोलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी गोल है और वो सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी कि दोपहर होता है, तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। पृथ्वी गोल है और वो सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी कि दोपहर होता है, तब अर्जेंटीना देश में मध्यरात्रि होती है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आता है, वहाँ दिन और शेष छायांकित भाग में रात्रि होती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। अर्जेंटीना देश भूमध्य रेखा के एक तरफ दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में एक देश है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि भारत एशियाई उपमहाद्वीप में भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इनकी स्थिति के कारण इनके समय में अंतर पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वो दीवारों से भी ऊंचे क्या हैं, और वो दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बुर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ईबीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। सेकंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु आधारित उपागम से ईबीएस के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास होता है। थर्ड ऑप्शन है विषय केंद्रित उपागम से मोटिव पाठ्य पुस्तकें होंगी। और फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित उपागम से एक शिक्षक सभी ईबीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा लेता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा, यानी कि विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। 16 का ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण की प्रकृति का वर्णन करते हैं? इसको आपको बताना कौन सा पर्यावरण की प्रकृति का वर्णन करते हैं। बहु अनुशासनिक, ये भी सही हो जाएगा। और सम्मिलित, ये भी सही हो जाएगा। एकीकृत, ये भी सही हो जाएगा। डी सही नहीं होगा, यानी कि ये बी और सी, ये बी और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो क्या है? एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है, या कि एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह है, या कि एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है, या कि एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है। तो आंसर क्या होगा इसका? पोर्टफोलियो एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों का संग्रह है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न में विकल्प ये और सी को सही माना है। किसको किसको सही माना है? ये और सी को। सी सही है, और कौन सही हो जाएगा? सी और ये को भी हम लोगों ने देखा है। क्या है ये? एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह, ये है, और इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ईबीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है से आरंभ करते हुए, किससे आरंभ करते हुए? स्वयं अपने आप से आरंभ करते हुए। ईबीएस का पाठ्यक्रम स्वयं अपने आप के अध्ययन से आरंभ करते हुए संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। यह प्रारंभ में बालक के परिवार, पड़ोस, इलाके और देश की जानकारी को शामिल करते हुए दुनिया की समझ विकसित करता है। ईबीएस विषय के पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित प्रक्षेप के रूप में विकसित किया गया है, जो सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ईबीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि फर्स्ट ऑप्शन है वह दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम प्रवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वह निकटतम प्रवेश के लिए प्राकृतिक या नैसर्गिक जिज्ञासा और सजगता को पोषित करें, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी। और देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या है। थर्ड ऑप्शन में है वह निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें, यह भी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में है वह पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों प्रदर्शनों का आयोजन करें, ये नहीं होगा, यानी कि ये बी और सी, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण हैं? आपको ये बताना है कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक अनुभव, या आविष्कारक अनुभव, वास्तविक जीवन अनुभव, या अनुरूपक अनुभव।
पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए प्रासंगिक अनुभव, आविष्कारक अनुभव, अनुपूरक अनुभव तथा वास्तविक जीवन अनुभव सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें कई अवधारणाएं शामिल होती हैं और यह सही उपागम का पालन किया जाए तो वह बालक के लिए उपयुक्त तथा प्रासंगिक होता है, जिसकी वजह से छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से संबंध करके सरलता से सीख पाते हैं। इससे छात्रों में रुचि और जिज्ञासा जागृत होती है और वे सार्थक जानकारी प्राप्त करते हैं। उपरोक्त प्रश्न में सभी विकल्प सही हैं, इस कारण आयोग ने इस प्रश्न में बोनस अंक दिए हैं। यानी कि जो ये आंसर क्वेश्चन था इसमें ये चारों विकल्प सही हैं। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? ईबीएस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ईबीएस को ग्रेड 3rd से 5th तक पढ़ाया जाता है, ये सही हो जाएगा। बी में क्या है? ग्रेड 1st और 2nd में ईबीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड है ईबीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है, ये भी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है ईबीएस पाठचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप में सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। डी नहीं होगा, ये बी और सी। ये बी और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईबीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा प्रक्षेप विकसित करने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुविषयक प्रक्षेप। पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईबीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में बहुविषयक प्रक्षेप विकसित करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य बच्चों में उस माहौल के समग्र या एकीकृत प्रक्षेप को विकसित करना है जहां वो रहता है। इसके द्वारा बाहरी दुनिया के साथ स्कूल में शिक्षार्थियों के अनुभवों को जोड़ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? कौन सी उपयुक्त व्याख्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी। कौन कौन? सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चे के सीखने का विस्तार हो। बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें है जो व्यापक मूल्यांकन को वो करता है। सी और डी। कौन कौन हो जाएगा? सी और डी इसमें सही होगा। सी और डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है। डी में क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड। अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभिवृत्ति का विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा वो विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बनेगा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझेगा। शिक्षक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल करने वाला बनाए। इस प्रकार जिम्मेदारी के माध्यम से विद्यार्थी पेड़ पौधों के जीवन के बारे में जान सकेंगे और उनके अधिगम को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। में क्या है? ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के लिए शब्द ग्लूकोज, एसिड एवं
एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है, ताशी को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज और एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाएं। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों से शब्दकोश में से इन शब्दों के हिंदी अर्थ पढ़ने को कहें। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की स्थानीय भाषा का तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में स्थानीय डॉक्टर को विशेष वार्ता के लिए आमंत्रित करें। विकल्प देखिए कैसा दिया हुआ है, उस प्रकार इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन अधिगम में निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बी और सी, अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए? किस पर जोर देना चाहिए? प्रक्रिया पर और अनुप्रयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बासवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, अवलोकन कौशल। बासवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल का विकास होगा, क्योंकि कठपुतली कार्यक्रम को देखने से छात्र इस संभावना को बढ़ा सकते हैं कि वो देखी गई जानकारी पर ध्यान देंगे और उसे बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में कराइए और वीडियो को लाइक करिए, अच्छा प्यारा कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।